में या संघ की कार्यपालिका में ही हम बात कर रहे थे किसके बारे में, अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। तो हम पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 5, दैट इज यूनियन या संघ, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। इसमें हम पढ़ रहे थे अबाउट द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक ही प्रोविजन किया गया है प्रेसिडेंट के बारे में या राष्ट्रपति के बारे में, जो हम पढ़ चुके हैं कहां तक, आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55 तक। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, लिखिए नेक्स्ट, आर्टिकल 56 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 56। आर्टिकल 56 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 56 लिखेंगे। इसमें है टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति का कार्यकाल। टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 56 में है टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति का कार्यकाल, और हम सब जानते हैं जो कि कितना होता है, लिख लेंगे 5 years फ्रॉम द ओथ टेकिंग, शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष। जब राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करता है, जैसे ही वो ओथ लेता है, बस वहीं से उसकी जो कार्य अवधि है या फिर जो उसका कार्यकाल है वो शुरू हो जाता है। और आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है कितने के लिए, 5 वर्ष के लिए, 5 years। तो यदि आपसे राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा जाएगा तो आप उत्तर करेंगे 5 years। अगला लिखिए आर्टिकल 57। अगला लिखेंगे आर्टिकल 57, संविधान का अनुच्छेद 57। इसमें है, लिखिए, प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लिखेंगे भारत के राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचित होने का प्रावधान। प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हिंदी में लिखेंगे राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचित होने का प्रावधान। भाई भारत का राष्ट्रपति इलेक्टेड होता है, निर्वाचित होता है, ये तो हमने समझ लिया, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को इनडायरेक्ट इलेक्शंस में चुना जाता है, ये भी हमने समझ लिया। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, ये भी हमने समझ लिया। लेकिन अगला सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार बन सकता है या मैक्सिमम कितनी बार बन सकता है। भाई आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, अमेरिका से। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो तो 4 साल का होता है, 4 years का होता है, और एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपति बन सकता है। बराक ओबामा भी रहे 2 बार, आप जानते हैं। उससे पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब थे, उन्होंने भी अपने 2 कार्यकाल पूरे किए थे। तो कहने का मतलब अमेरिका से ये पोस्ट ली गई है, ये पद लिया गया है, लेकिन अमेरिका से कार्यकाल अलग रखा गया है। अमेरिका में कार्यकाल 4 साल का है, हमारे यहाँ पर कार्यकाल 5 साल का है। लेकिन एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में तो संविधान में कुछ भी लिखित नहीं है। इसके बारे में तो संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 57 में, आर्टिकल 57 में ये साफ-साफ कहा गया है कि यदि एक व्यक्ति चाहे तो कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन कर सकता है। कहने का मतलब देयर इज अ प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यदि एक व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल पूरा कर चुका है और कार्यकाल पूरा करने के बाद यदि वो फिर से राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन करता है और फिर से जीत जाता है तो वो फिर से राष्ट्रपति बन सकता है। उसके बाद वो फिर से आवेदन करता है और फिर से जीत जाता है तो वो फिर से राष्ट्रपति हो सकता है। कहने का मतलब एक ही व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। और आप जानते हैं राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन सबसे पहले 1952 में शुरू हुए थे, 1952 में। तो सबसे पहले इलेक्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए भारत के राष्ट्रपति। 1952 से लेकर 1957 तक इन्होंने अपना एक कार्यकाल पूरा किया। 57 में इन्होंने फिर से राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ा, ये फिर से चुने गए, और फिर इन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल 1957 से 1962 तक पूरा किया। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं 1950 से लेकर 1962 तक 12 साल तक भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे। तो यहां पर हमने कोई लिमिट नहीं दी है, हमने कहा है कि एक ही व्यक्ति चाहे तो कितनी भी बार राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकता है, और यदि इलेक्शन लड़ सकता है तो भाई जीतेगा तो डेफिनेटली राष्ट्रपति बन भी सकता है। इसका मतलब तो यही हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल 58, जिसमें है क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। हिंदी में लिखेंगे राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। अब क्या क्या एलिजिबिलिटीज होती है, क्या क्या योग्यताएं होती है राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन करने के लिए या अप्लाई करने के लिए। लिखेंगे सबसे पहली एलिजिबिलिटी, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। लिखेंगे सबसे पहले ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन लिखेंगे हिज एज शुड बी मिनिमम 35 years, वह न्यूनतम 35 वर्ष आयु का होना चाहिए या उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। हिज एज शुड बी मिनिमम 35 years।
उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन लिखेंगे ही शुड नॉट होल्ड एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब यहां पर लाभ का पद यानी कि पोस्ट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? पोस्ट ऑफ प्रॉफिट या लाभ के पद का मतलब है वो कोई भी पद जिस पर भारत सरकार के अधीन वेतन दिया जाता है या वेतन प्राप्त किया जाता है, वही क्या कहलाता है? पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। केवल न्यूनतम है 35 वर्ष, अधिकतम तो कितनी भी हो सकती है। अगला पॉइंट लिखेंगे नंबर 4, ही शुड बी एलिजिबल। ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ध्यान रखेंगे, लोकसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए, लेकिन केवल लोकसभा का सदस्य बनने की वो योग्यता रखता हो। ही शुड बी एलिजिबल एटलीस्ट टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट, आर्टिकल 59, अनुच्छेद 59। लिखेंगे कंडीशंस फॉर प्रेसिडेंट्स ऑफिस। राष्ट्रपति कार्यालय के लिए, राष्ट्रपति कार्यालय के लिए शर्तें। कंडीशंस फॉर प्रेसिडेंट्स ऑफिस, राष्ट्रपति कार्यालय के लिए शर्तें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ही शुड बी लिटरेट। वह साक्षर होना चाहिए। ही शुड बी लिटरेट, वह साक्षर होना चाहिए। कंडीशंस फॉर प्रेसिडेंट्स ऑफिस, राष्ट्रपति कार्यालय के लिए शर्तें। अब क्या क्या शर्तें होंगी राष्ट्रपति कार्यालय के लिए? सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट, ही कैन नेवर बी द मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ही कैन नेवर बी, ही कैन नेवर बी द मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, ना तो लोकसभा का ना ही राज्यसभा का। वो केवल लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन वो कभी भी ना तो लोकसभा का सदस्य हो सकता है और ना ही राज्यसभा का। ही कैन नेवर बी द मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन लिखेंगे, वंस इलेक्टेड हिज सैलरीज एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। निर्वाचित होने के बाद उसके वेतन एवं भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। निर्वाचित होने के बाद उसके वेतन एवं भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। हिज सैलरीज एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। नेक्स्ट, अगली कंडीशन, लिखेंगे प्रेसिडेंट्स ऑफिस, प्रेसिडेंट्स ऑफिस शुड ऑलवेज बी इन, प्रेसिडेंट्स ऑफिस शुड ऑलवेज बी इन नेशनल कैपिटल। प्रेसिडेंट्स ऑफिस शुड ऑलवेज बी इन नेशनल कैपिटल और नियर टू, प्रेसिडेंट्स ऑफिस शुड ऑलवेज बी इन नेशनल कैपिटल और नियर टू द सुप्रीम कोर्ट। लिखेंगे राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय सदैव राष्ट्रीय राजधानी, राष्ट्रपति कार्यालय सदैव राष्ट्रीय राजधानी या सर्वोच्च न्यायालय के समीप होना चाहिए। राष्ट्रपति कार्यालय सदैव राष्ट्रीय राजधानी या सर्वोच्च न्यायालय के समीप होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला लिखिए आर्टिकल, सेकंड पॉइंट समझा दीजिए भाई। मैंने कहा कि भारत का राष्ट्रपति कभी भी संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। मैंने कल आपको बताया था कि संसद मिलकर बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। तो जो राष्ट्रपति है वो ना तो लोकसभा का मेंबर हो सकता है और ना ही राज्यसभा का मेंबर हो सकता है। तो कहने का मतलब संसद में दो सदन है, दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य राष्ट्रपति नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि वो दोनों में से किसी का भी सदस्य है तो राष्ट्रपति के पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। यदि उसे राष्ट्रपति का पद धारण करना है तो उसे अपनी लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता का पद क्या करना होगा? छोड़ना होगा। अगला लिखिए आर्टिकल 60, अनुच्छेद 60। आर्टिकल 60, अनुच्छेद 60 लिखेंगे, इसमें है ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को शपथ। सैलरी कितनी होती है? अरे मेरे भाई 5 लाख होती है। पहले 1.5 लाख हुआ करती थी, अब 5 लाख होती है। आर्टिकल 60 में है ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति को शपथ। तो हम सब जानते हैं राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? लिखेंगे CJI, राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का मुख्य न्यायाधीश।
भाई आप जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट या जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस होता है, वही क्या कहलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ही द्वारा भारत के राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? लिखेंगे इन हिज एब्सेंस। इन हिज एब्सेंस या इसकी अनुपस्थिति में, इन हिज एब्सेंस या इसकी अनुपस्थिति में द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का अगला वरिष्ठतम न्यायाधीश। इन हिज एब्सेंस, इसकी अनुपस्थिति में द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का अगला वरिष्ठतम न्यायाधीश। भैया तो आप जानते ही होंगे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस होते हैं, 34 जज, जिसमें से एक होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और होते हैं 33 अदर जजेस, 33 अन्य न्यायाधीश। तो उन 33 अन्य न्यायाधीशों में जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा, सीनियर कैसे? जिसकी आयु सबसे ज्यादा होगी, वही राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। नेक्स्ट, अगला लिखिए आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61। आर्टिकल 61 लिखेंगे, इसमें है इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति पर महाभियोग। इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या राष्ट्रपति पर महाभियोग। सबसे पहले समझेंगे क्या होता है इम्पीचमेंट, क्या होता है महाभियोग। ध्यान रखेंगे, द प्रोसेस ऑफ, लिख लीजिए, भूल जाएंगे नहीं तो, लिखिए द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज पोस्ट। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज पोस्ट इज नोन एज इम्पीचमेंट। हिंदी में लिखिए, राष्ट्रपति को उसके पद से, राष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित कर देने की प्रक्रिया को ही महाभियोग कहा जाता है। राष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित किए जाने की प्रक्रिया को ही महाभियोग कहा जाता है। यदि भारत का राष्ट्रपति कोई भी गैर संवैधानिक काम करता है या संविधान के विरुद्ध जाकर कोई भी काम करता है, तो आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को देने के लिए केवल एक ही पनिशमेंट होती है, केवल एक ही दंड होता है, उसको उसके पद से हटा दिया जाए, उसको उसके पद से निष्कासित कर दिया जाए। और उसको उसके पद से हटा देने की ही प्रक्रिया या प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। लेकिन ध्यान रखेंगे, आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। अब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? ठीक है, यदि राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी गैर संवैधानिक काम किया गया है या राष्ट्रपति ने संविधान के विरुद्ध जाकर कोई भी काम किया है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी सबसे पहले उसके 1/4 मेंबर्स, 1/4 मेंबर्स हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को कसूरवार ठहराकर राष्ट्रपति को एक 14 दिन का नोटिस भेजेंगे। और जब 14 दिन का नोटिस राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, तो राष्ट्रपति से उस नोटिस में मांग की जाएगी रेजिग्नेशन की, इस्तीफे की या त्यागपत्र की, और कहा जाएगा कि 14 दिन के भीतर आप अपना इस्तीफा दीजिए या फिर आप अपने आप को निर्दोष साबित कीजिए। 14 दिन का समय होता है जब राष्ट्रपति को यदि ऐसा लगता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, वो निर्दोष है, तो वो 14 दिनों के भीतर अपनी दलील पेश कर सकता है। लेकिन यदि 14 दिन के भीतर उसने रिजाइन नहीं दिया या त्यागपत्र नहीं दिया, तो 14 दिन के बाद लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से उसके खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है या महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। और ध्यान रखेंगे, जब जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन के 2/3 सदस्य राष्ट्रपति के खिलाफ मत कर देते हैं या वोट कर देते हैं, तो आप जानते हैं राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट या महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन यदि दोनों सदनों से 2/3 बहुमत नहीं आता है, तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। अब जैसे ही राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट लग जाएगा भाई, तो आप जानते हैं कि जैसे ही राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट लगेगा तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, और जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो अब अगले राष्ट्रपति के चुनाव होंगे।
तो राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट जैसे ही लगेगा तो आप जानते हैं राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा, रिक्त, खाली हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक और सवाल उठता है कि भाई जब राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट प्रोसेस होता है या राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगता है तो राष्ट्रपति का पक्ष रखने के लिए राष्ट्रपति की वकालत कौन करेगा, राष्ट्रपति का वकील कौन होगा? तो ध्यान रखेंगे उस समय राष्ट्रपति की वकालत करेगा भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। और एक और चीज ध्यान रखेंगे भाई, राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो कभी भी कार्यकाल के दौरान अपनी मर्जी से खुद इस्तीफा देकर, खुद त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकता है। और यहां पर सवाल क्या बनेगा कि राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन या अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ध्यान रखेंगे टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति सदैव अपना त्यागपत्र, अपना रेजिग्नेशन सौंपता है किसे? वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट अगला लिखेंगे आर्टिकल 62 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 62, आर्टिकल 62 या अनुच्छेद 62। लिखेंगे अनुच्छेद 62 में है द वेकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वेकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी रिफिल्ड इमीडिएटली, सॉरी विद इन 6 मंथ्स। लिखेंगे द वेकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी रिफिल्ड विद इन 6 मंथ्स। राष्ट्रपति का रिक्त पद, राष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः 6 महीनों के भीतर भर जाना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः 6 महीनों के भीतर भर जाना चाहिए। द वेकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी रिफिल्ड विद इन 6 मंथ्स। राष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः 6 महीनों के भीतर भर जाना चाहिए। अब राष्ट्रपति का पद रिक्त कैसे होगा भाई? या तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से अपना त्यागपत्र दे दे, अपना इस्तीफा दे दे, अपना रिजाइन कर दे, तो राष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। दूसरी कंडीशन है कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन है राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट लग जाए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से हटा दिया जाए, तो तीनों ही कंडीशन में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। और जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली होता है स्थायी रूप से या परमानेंटली, तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और तुरंत वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या बन जाता है? एक्टिंग प्रेसिडेंट या कार्यवाहक राष्ट्रपति। और ध्यान रखेंगे वाइस प्रेसिडेंट कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, ध्यान रखेंगे 6 महीने तक काम कर सकता है, मैक्सिमम 6 महीने तक काम कर सकता है। और 6 महीने के भीतर अगले राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, और फिर जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वही राष्ट्रपति का पद संभालेगा। और जैसे ही राष्ट्रपति आ जाएगा तो एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है ये फिर से क्या हो जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हटाने में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं या नहीं? जी हां, बिल्कुल लेते हैं। जब राष्ट्रपति के चुनाव की बात होती है तो पार्टिसिपेट करते हैं केवल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। एक्टिंग प्रेसिडेंट को सैलरी भी दी जाती है? जी हां, बिल्कुल दी जाती है। राष्ट्रपति का वेतन मिलता है एक्टिंग प्रेसिडेंट को। सर जो पुनः राष्ट्रपति बनेगा वो 5 साल के लिए बनेगा? जी हां, 5 साल के लिए बनेगा। उसका कार्यकाल फिर से शुरू होगा। मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो चुनाव लड़कर नहीं आते हैं, जिन्हें डायरेक्ट नियुक्त किया जाता है, वो है मनोनीत सदस्य। सैलरी कितनी है वाइस प्रेसिडेंट की? बेटे हम वाइस प्रेसिडेंट नहीं प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, आपको टॉपिक नहीं नजर आ रहा सामने? जब हम वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तब आप वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी पूछना मेरे से। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु होने की स्थिति में कौन काम करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। प्रेसिडेंट कोई भी बन सकता है, मैंने आपको एलिजिबिलिटीज लिखवाई है, मैंने आपको क्वालिफिकेशंस लिखवाई तो है, तो अगर कोई वो फुलफिल करता है तो बन सकता है। कोई बना है सीजेआई? जी हां, बिल्कुल बने हैं। आपको पता होगा कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति 1962 तक रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 62 से 67 तक रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1967 में देश के तीसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेकिन 2 साल तक कार्यकाल पूरा करने के बाद कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई 1969 में। उस समय भारत के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे वीवी गिरी, तो वीवी गिरी उनके स्थान पर आए और एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। लेकिन जब राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई
तो वीवी गिरी ने राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन कर दिया और उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। कहने का मतलब अब ना राष्ट्रपति रहे और ना ही उपराष्ट्रपति रहे। तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे जस्टिस एम हिदायतुल्ला। तो दोनों की ही गैर मौजूदगी में जस्टिस एम हिदायतुल्ला ही क्या बनाए गए थे, भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए गए थे, जो समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 62 रिपीट, मैंने कहा द वेकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी रिफिल्ड विद इन 6 मंथ्स। राष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः 6 महीनों के भीतर भर जाना चाहिए। कहने का मतलब राष्ट्रपति का पद यदि खाली होता है तो 6 महीनों के भीतर राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया दोबारा से पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। कैन सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व इन द इंपीचमेंट? जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट को इंपीचमेंट में कोई दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट होता है या कोई भी विवाद होता है तो उस विवाद का हल करने का काम सुप्रीम कोर्ट का होता है। लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की स्थिति में या महाभियोग में सुप्रीम कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्रेसिडेंट की मैक्सिमम एज, मेरे भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये क्वेश्चन बार बार क्यों पुट हो रहा है। मैं बता चुका हूं, केवल मिनिमम एज लिमिट होती है 35 ईयर्स, मैक्सिमम नहीं होती है। और कोई सवाल? तो ये थे वो आर्टिकल्स, ये थे वो अनुच्छेद जो संबंधित थे किसके, प्रेसिडेंट के या राष्ट्रपति के। इसके बाद हेडिंग डालकर छोड़ दीजिए पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि जितना समय हमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने में लगा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इससे ज्यादा समय हमें लगेगा राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ने में। लिखेंगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की शक्तियां। और ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के पास दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, दो प्रकार की पावर्स होती हैं। एक जो कहलाती है सामान्य कालीन शक्तियां और एक कहलाती है आपातकालीन शक्तियां। तो एक सामान्य काल की शक्तियां हम पढ़ेंगे और एक आपातकाल की शक्तियां हम पढ़ेंगे। आज की कहानी को यहीं पर रोक देते हैं, कल आपसे मिलेंगे दोबारा से और कल हम लिखनी शुरू करेंगे और कल हम बात करेंगे अबाउट